आगाज़ में बात करेंगे इस्तांबुल में होने वाले पाक अफगान डायलॉग्स के हवाले से, जो कि नाकामी का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान रजीम को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अमन के लिए बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात किए, लेकिन अब पाकिस्तान तालिबान जंगजुओं को ख़बरदार करता है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खित्ते में बदअमनी के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अज़्म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा हैं। तोरा बोरा की मिसाल देते हुए कहा कि अगर तालिबान रजीम की जंग की ख्वाहिश है तो वहाँ से शिकस्त और दुम दबाकर भागने को दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक दिलचस्प नया मंजरनामा होगा। ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। अब क्या सिचुएशन बनेगी, किस हद तक एस्केलेशन बढ़ सकती है और क्या हम दोनों साइड्स ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम अपने इकनॉमिक मफाद को भी देखें और स्ट्रेटेजिक मफाद को देखें तो ये क्या मामला बने। करने के लिए इत्तेशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ डिफेंस एनालिस्ट एयर रिटायर्ड कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच खालिद साहब। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। नेगोशिएशंस तो हो गई कोलैप्स, इसके कोलैप्शन हम देख रहे हैं जैसे ये फेलियर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का जो सख्त किस्म का ट्वीट है जो कि जाहिर करे कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक वार्निंग है बेसिकली, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या एस्केलेशन बढ़ने के ख़तरात हैं और पाकिस्तान के पास अगर हम देखें मिलिट्री ऑप्शंस रियलिस्टिकली और डिप्लोमेटिकली क्या क्या मौजूद है इस वक्त? बहुत शुक्रिया आमना, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती हुई है कि मुज़ाकरात फेल हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि इस तरह की नेगेटिविटी कोई आ सकेगी, लेकिन आउटराइटली ब्रेक डाउन हो जाना बड़ा बदकिस्मती है इस इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इसको बड़ा चांस दिया। आप एक और चीज़ नोट करें कि जब ये मुज़ाकरात होने से पहले जब हमने आर्म स्ट्राइक्स की थी, उस वक्त आपने देखा कि हमारी बड़ी पोजीशन स्ट्रेंथ बनी, हमने बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, नॉट टू बाय चॉइस, बाय कंपल्शन जैसे। अच्छा, उनके बाद आप नोट करें कि आमतौर पर जो इस तरह का ऑफेंस लॉन्च होता है टेररिस्ट और हाइडआउट्स के खिलाफ, वो आमतौर पर उसमें ब्रेक नहीं दी जाती। ब्रेक इसलिए नहीं दी जाती कि जो टेररिस्ट होते हैं या जो गुरीलाज होते हैं वो रीलोकेट कर लेते हैं, रीपोजिशन कर लेते हैं, अपनी आर्मामेंट और वेपन्स को पीछे ले जाते हैं किसी सेफ सिक्योर जगह पर, तो आमतौर पर नहीं दिया जाता। पाकिस्तान ने बहुत गुडविल दिखाई कि एक नेगोशिएशन को चांस दिया और वो था दोहा में। जब दोहा में टाइम बाय किया गया दोबारा से कि जी इसका दूसरा राउंड 25 तारीख को होगा, ये अनफॉर्चुनेट है। जब पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात के लिए टाइम उनको दिया जो कि आमतौर पर नहीं दिया जाता, और दूसरा आपने देखा कि इसके बावजूद उसमें एक्सटेंड किया गया कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, वो भी दिया गया। और ये एक नेगेटिव इंडिकेटर था मेरे लिए एज स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि ये इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, बिकॉज मुझे लगता था कि इंटरनल फोर्सेज आ जाएंगी और अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो शायद बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म भी किया है कि वो 5 एक दफा नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाली होती थी, फिर जब वो फोन करते थे काबुल तो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती थी उसकी रोशनी में वो या बैकआउट कर जाते थे या लेतुलाल का सहारा लेते। और इसका मतलब वही है कि हिंदुस्तान इसको एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था कि यानी तालिबान अपने लिए और हिंदुस्तान अपने लिए। तालिबान इसको नेगोशिएशन इसलिए करना चाहते होंगे कि बेहतर से बेहतर एक पैकेज या सहूलत या एक बारगेन ले लें इंडिया से, और इंडिया भी ये चाह रहा होगा कि किसी भी कीमत पर इनको इस नेगोशिएशन को कंक्लूड पॉजिटिवली ना होने पाए, क्योंकि उनके हक में ये नहीं जाता। उनके हक में क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी अभी मई में जो शिकस्त हुई है, उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा एक एम्बैरेसमेंट हुई है डोमेस्टिकली। उनको जो लोग हैं, इलेक्शन सर पर है बिहार में, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अपोजिशन ने बहुत अभी तक इंसिस्ट किया है तो सबूत कोई नहीं दे पा रही। डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक आप एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है इंडिया के लिए। तो उन सारे को कवर करने के लिए जिस पर अलग बात हो सकती है, उन्होंने एक साउथ में अपने पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में एक एक्सरसाइज शुरू की, और वेस्ट में आपने नोट किया उन्होंने तालिबान को स्टबन होने का पॉसिबली मशवरा दिया, जो डिफेंस मिनिस्टर कंफर्म कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लेकिन ये हमारे लाइकिंग को या प्रेफरेंस पे नहीं होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहूंगा कि ये एक अच्छा अमल हुआ है, ये हमारे फेवर में नहीं है। हमारी फोर्सेस, हमारी जब तैयारी होती है, हमारे वॉर प्लान जो होते हैं वो सिर्फ ई स्पेसिफिक रहे हैं। मैं कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कह रहा, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह रहा हूँ जो हमने अभी डिक्टेट कर दी है। आखिरी पॉइंट इस वक्त ये है कि ये इस वक्त अच्छे हालात थे, उनको हमारी कीमत हमने बता दी है।
इससे पहले हम आज तक सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बंद करते थे बॉर्डर पर, और ये भी हम कहते थे कि हम अफगान महाजरीन को वापस भेज देंगे। इससे ज्यादा हमने लीवरेज इस्तेमाल नहीं किया था। फर्स्ट टाइम हमने मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल कर ली है, तो उस मिलिट्री ऑप्शन को मेरा ख्याल है वैल्यू में कन्वर्ट करने देना चाहिए। अभी शायद एक और चांस जिसमें हम चाइना को, सऊदी अरब को और बाकी तुर्की और कतर को डाल के मेरा ख्याल है एक और लेवल का चांस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। राइट, बिल्कुल। एहतशाम साहब, अभी एग्जैक्टली अगर हम ये मिलिट्री ऑप्शन की जानिब जाते हैं तो ऑब्वियसली रीजन में भी इसके असरात फैलेंगे। सो रीजन के जो बाकी ममालिक हैं, जैसे हम आज ही खबर भी देख रहे थे कि चाइना और भारत, जिनके हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उन दोनों ममालिक की भी बातचीत चल रही है और वो रिजॉल्व की जानिब बढ़ भी रहे हैं। सो चाइना की हम देखते हैं कि दोनों ममालिक में इंटरेस्ट भी हैं। चाइना आगे बढ़कर क्या रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट कर सकता है अमेरिका से भी सारी सिचुएशन में? क्योंकि हमें ऑब्वियसली किसी कॉन्फ्लिक्ट में या डायरेक्ट वॉर में नहीं जाना, हमारे अपने भी मफादात भी हैं और बाकी मामलात भी हमने देखने हैं, अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक और जो इंटरनेशनल बाकी फोर्सेस हैं, एक्टर्स हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगे? देखिए, हम ना हिंदुस्तान की बात तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, चाइना की बात करते हैं जो आप बात कर रही हैं। चाइनीज़ आज हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जिस तरीके से कुछ लोगों का तो कहना है कि किसी हद तक गुस्सा भी है उनको, क्योंकि वो जिस तरह CPEC को बढ़ाना चाहते थे और आपने देखा कि उनकी कुछ कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, 2 कंपनियों को उन्होंने वापस भेज दिया है और ये कह के जी आप पैसे बना रहे हैं तो हमें नहीं दे रहे। इसी तरह 2 और कंपनियों को भी वार्निंग दी हुई है अफगान तालिबान ने। तो नतीजतन चाइनीज़ तो खुश नहीं है। उनका जो ख्याल था कि CPEC भी आगे चलेगा और ये जो 6 ममालिक में से 5 ममालिक हैं लैंडलॉक, अज़रबैजान के अलावा सेंट्रल एशिया के, उनके साथ भी सिनर्जी बनेगी और ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी रीजन के लिए ट्रेड को बढ़ाने के वाली से। लेकिन आपने देखा वो बहुत इस हवाले से परेशान है और चाइनीज़ नहीं चाहते कि रीजन में जो है ना वो स्टेबिलिटी ना हो। वो चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल आमना ये हो गई है कि हिंदुस्तान जो है ना वहाँ से जिस तरह तलात आ रही हैं वो तो ये है, वो कहते हैं हम 3 फ्रंट पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान का है, दूसरा वो कहते हैं हमारा अपना हिंदुस्तान का, और तीसरा वो कहते हैं जी 5th जनरेशन वॉर। सारा झूठ बोल बोल के हम सारे मामलात को ख़राब करेंगे। और मैं देख रहा था अजीब डोवल, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है आमना, उन्होंने कहा है कि जी ये जो TTP है ना ये तो प्रॉक्सी वॉर में बड़े माहिर हैं और एक्सक्यूज़ मी, तो ये तो इनको पैसा हमने दे के पहले भी काम करवाया तो इस दफ़ा भी हम काम करवाएंगे। तो ये तो बड़ा तुल के खुल के बात सामने आ गई है कि कोई नज़रियाती बात नहीं है, चाहे TTP हो चाहे TTA हो। तो दोनों जो है ना उनका इस वक्त मसला यही कि किस तरह पैसे बनाने हैं, किस तरीके से अपना कबाली तौर पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना है। अब जो खबर है ना अपना वो ये है कि देखें, पहले 2 दिन जो है ना वो 32 घंटे बातचीत हुई, कल 18 घंटे बातचीत वहाँ पर अपना टर्की में हुई। अब कोई नतीजा नहीं निकला। और आज मेरी इत्तला ये कि आज भी इनफॉर्मली वहाँ पे बिठाया गया उनको कि लास्ट मिनट एफर्ट जो है ना कर लिया जाए, क्योंकि वो टर्किश और दोहा दोनों जो है ना कतर वो चाह रहे हैं कि कोई एक मैकेनिज़्म बन जाए, कोई प्लान ऑफ एक्शन बन जाए और ताकि कोई सूरत हाल बेहतर हो। वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं हमना कि बफर एक जोन बना लेते हैं ताकि दोनों तरफ बैठ के हम लोग जो है ना मुसलमान वाले किसको ओवरसी करें ताकि आपके मामलात ख़राब ना हो। लेकिन बात यह है इसमें कि अब सूरत हाल जो बिगड़ रही है ना हमना, वो इस तरह बिगड़ रही है कि ये अनस हक़ानी जो आपने देखा वफ्द में शामिल है, वो हक़ानी नेटवर्क के सराजुद्दीन हक़ानी के भाई हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं और वो उन्होंने एश्योरेंसेस दिए। और इसी तरह दूसरे वक्त में जो लोग शामिल हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी हम एग्री करते हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं। और दूसरा मामला देखें, कल जो वाशिंगटन पोस्ट ने पोल खोल दिया है, उन्होंने कहा कि जब मुकम्मल इंटरनेट की पाबंदी लगी थी अफ़गानिस्तान में तो उस वक्त एक्सपोज हो गए TTP वाले, और वो उन्होंने दावा किया वाशिंगटन पोस्ट ने कि ये अफ़गान सॉइल से ऑपरेट कर रहे, पाकिस्तान पे हमले करते हैं। अब देखिए कहाँ से सबूत दे दिए गए हैं तो बात नहीं बन रही। इंपॉर्टेंट बात ये हमना कि अब 2 सिनेरियो बनने हैं। एक वर्स्ट जो सिनेरियो बनना है, वर्स्ट केस सिनेरियो, उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि जी टर्की ने भी और कतर ने भी उनको बता दिया कि आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ तक आए हुए हैं, वो अपने लोगों की लाशें उठा के, जनाजे उठा के तंग आ गए हैं और आपके साथ बरादराना मुसलमानों वाला सलूक करने के चक्कर में वो मारे जा रहे हैं। नतीजतन वो रिएक्ट करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि
थोड़ा सा बेस्ट केस सिनेरियो बन जाए कि कोई बातचीत के ज़रिए किसी तरफ आ जाएँ। लेकिन आमना मसला ये है कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा वो जो चीफ़ हैं जो कंधार में बैठे हैं वो बहुत ही स्टबर्न है। वो ओपनली उन्होंने कि एक जगह कहा है, कल परसों बात हुई है कि हमारे तो नज़रियाती भाई हैं TTP वाले, हम उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए कितनी हिपोक्रेसी, कितना झूठ है। एक तरफ मानते भी हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते। यही वो चाहते हैं, जिस तरह आपने देखा कि माजी में उनके साथ हुआ था और उसामा बिन लादेन को निकालने के लिए इनको कहा था, पाकिस्तान ने भी कहा था कि इनको आप ले जाएं वरना आपके लिए मसले होंगे। नहीं बात मानी, हमारे मेहमान हैं और देखें कितना बुरा हाल हुआ था। तो नतीजतन उनके लिए तो सूरत हाल आमना बहुत ख़राब हो रही है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि बड़ा भरपूर एक्शन लिया जाएगा। अगर एक इजाज़त दें तो आमना मैं खालिद चिश्ती साहब से एक सवाल पूछूं। जी ज़रूर। खालिद साहब, अब तो ये बात ओपन हो गई है कि पाकिस्तान ने अपना मफादात के लिए ड्रोन और जो है ना वो स्ट्राइक्स भी करनी है। एयरफोर्स वाले भी हमारे जो है ना वो तकड़े हैं, उन्होंने काबुल में और पख्तिया में पिछले दिनों करके दिखा दिया था। आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा है कि जी हम ऐसा करेंगे तो हम काबुल में हम हमला करेंगे। क्या उनकी पोजीशन है वो काबुल में हमला कर सकते हैं? सॉरी, इस्लामाबाद पे हमला कर सकते हैं? देखिए शान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका एनालिसिस बड़ा वैल्यूएबल था। और जो इस्लामाबाद की बात करते हैं, देखिए वो टेररिज्म की बात ही कर रहे हैं। वो कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या जैसे फोर्सेस कोई आकर हमला करती है वो तो करते नहीं है। वो इतने सालों से, पिछले 40-50 सालों से, खासतौर पर रिसेंट हिस्ट्री में वो गरीला वॉरफेयर के मास्टर हैं और ज़ाहिर है उन्होंने उसी में स्किल डेवलप की है, उसी की वेपन डेवलपमेंट करते हैं, टैक्टिक्स उसी तरह के हैं। तो वो गरीला और सैबोटाज और दहशतगर्दी ही की बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद का ये मतलब है। अब ये कैपेसिटी वाइज अगर वो समझते हैं कि इस्लामाबाद जड़ दौड़ेंगे, खुदा ना खासा ऐसी बिल्कुल कोई ना पोजीशन है, ना ऐसी मुसल्लह अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होने देगी। तो ये मोर ऑफ सिंबॉलिक है। मेरा ख्याल है रेट्रोफिट होता है आमतौर पे जब नेगोशिएशन फेल होती है तो आप दूसरी पार्टी को या दूसरे फरीक को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हें मुज़ाकरात फेल होने की क्या कीमत देनी पड़ेगी। एक हमने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कीमत दी उनको और बताई उनको, जो हमने स्ट्राइक्स की, वेल एक्यूरेट, ऑब्वियसली वेल टाइम्ड की थी और बड़ी मौसर स्ट्राइक्स की, जिसका मैसेज ये देना था कि ये लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन या एक्यूरेसी होगा और हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। मैं आपके तवज्जुह से एक और भी आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जो स्ट्राइक्स की थी वो बहुत वेल कैलकुलेटेड थी। उनको एक एक हफ्ता उनको ट्रैक किया गया था, उनके हाइडआउट्स को मैंने कंफर्म किया है उन स्ट्राइक्स के बाद। और इतना डाटा था कि शायद 100 जो एक कंसिडर होते थे टारगेट, उसमें से 5 या 10 अप्रूव होते थे बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। जब वो समझते थे कि 200% अश्योर्ड है। लेकिन अब इसके बावजूद आपने देखा था कि हिंदुस्तान की तरफ से मोस्टली ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि हमने कुछ क्रिकेटर्स को निशाना बनाया और खवातीन को निशाना बनाया। अगर एक पहाड़ी की चोटी है तकरीबन 4-5 हज़ार फुट ऊंची नुकेली, जिसके ऊपर मर्द भी नहीं चढ़ सकता, उस पर खवातीन चढ़ के तो ये डैमेज नहीं हो सकता उनका। तो ये तो सोच के खालिद साहब, वो पक्तिया में आपने देखा कि 12 कमांडर जो गुल बहादुर के ना उनको मारा गया बड़े ठीक ठाक तरीके से, जो प्रिसीजन की बात कर रहे हैं उस तरह मारा उनको, जहन्नम वासिल किया उनको। जी, मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूं कि यही कीमत उनको रियलाइज करवाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती से शाम साहब एग्री करेंगे कि दूसरी तरफ से जो नेगोशिएशन के लीवरेज हिंदुस्तान को दे रहा है या जो बेनिफिट्स दे रहा है या जो ब्लंट लफ्जों में पैकेज ऑफर कर रहा है, वो कहीं ज्यादा शायद ज्यादा लुक्रेटिव उनको वक्ती तौर पर लग रहा है। और वक्ती तौर पर इसलिए लग रहा है कि ये जाहिर है मुल्क गवर्नेंस पे तो चलता नहीं है कि गवर्नेंस कोई टैक्स कलेक्शन हो, लोगों का फेथ हो, लोगों की कोई गवर्नमेंट हो, उसमें वो कंट्रीब्यूट करें। तो ये चलता ही इंस्टेबिलिटी के जोर पर है। यानी इनकी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी में छुपी हुई है। जितना इंस्टेबल होता है अफगानिस्तान, उतनी ही ज्यादा शायद उनको लोग बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, फंडिंग करते हैं अपने अपने ग्रुप्स को और पावर हब्स को एक दूसरे के खिलाफ धकेलते रहते हैं। तो उनका तो शायद सर्वाइवल ही इसमें है, क्योंकि ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना एग्रीकल्चर है, ना कोई इंडस्ट्री का बेस है। तो उनकी तो डे टू डे रनिंग ही इस तरह चलती है कि मुल्क दूसरे सपोर्ट करे। हिंदुस्तान जाहिर है कंपटीशन की वजह से इतना ज्यादा मैसिव शायद पैकेज ऑफर कर रहा है, इसमें तो उनको रेजिस्टेंस करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है मेरा ख्याल। और खालिद साहब, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि क्विकली पूछ लूं आमना, एक चीज क्विकली पूछ लूं खालिद साहब, कोई रजीम चेंज भी आप देख रहे हैं? क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस वाले भी तकड़े हो रहे हैं और ग्रुप भी इनके खिलाफ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके पास सारा इलाका इनके पास अफगानिस्तान नहीं है, टीटीए के पास काफी। बिल्कुल जी, देखिए कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या लीगल गवर्नमेंट तो होती नहीं है। ये तो जिसके पास मसल है वो टेक ओवर कर लेता है। और ये कंधार ग्रुप है, ये काबुल के लिए तो रिलेटिवली एलियन है उस सेंस में, क्योंकि काबुल के अपने बहुत सारे ग्रुप स्ट्रांग हैं, नॉर्दर्न अलायंस अपना स्ट्रांग है। अहमद शाह मसूद के बेटे को अभी तक इंडिया सपोर्ट करता आया था नॉर्दर्न अलायंस को। तो ये पुश एंड पुल तो चलता रहता है। जब भी इंस्टेबिलिटी या वैक्यूम होता है, और ये एक्शन ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये है इनकी आपस में कि ये एक दूसरे को स्पेस देते रहते हैं।
एक दूसरे को विन विन सिचुएशन पे रखते हैं कि आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर हमने कोई मैसिव एक्शन लिया जिसमें एलिमिनेट करने का खतरा हुआ तो हमारे अपने खिलाफ ही कोई और ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी हुकूमत अपनी टॉपल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोसीजर मैकेनिज्म नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने का भी नहीं है, तो ये कन्वर्ट करते रहते हैं अपनी पावर को, और जाहिर है सिक्योर भी करते रहते हैं अपनी पावर को दूसरों को टच ना करके। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये टॉपल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में कि अगर कोई इतनी प्रोहिबिटिव प्राइस इस हुकूमत को या इस रिजीम को देनी पड़े कि लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन उसका साइड इफेक्ट मैं जरूर बताता चलूं आखिरी जुमले में कि जब आप इस तरह के हिट आउट करते हैं तो उनको एक सिंपैथी वोट मिल जाता है या सिंपैथी फीलिंग मिल जाती है कि देखिए जी हमारे मुल्क पर हमला हो गया है, तो बहुत सारे ग्रुप हुकूमत को ना चाहते हुए भी साथ देना शुरू कर देते हैं। वो जरूर हमें कंसिडर करना चाहिए। राइट खालिद साहब, एक लास्टली ये यूएस प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं कि भाई अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं। एक बार फिर हम देखते हैं उनकी एक ख्वाहिश भी है कि वो जितनी भी जंगें हैं वो रुकवा सकें, वो ये बात भी करते रहते हैं और पाकिस्तान को ये वेटेज भी हासिल है कि अभी रिसेंट पास में अगर हम बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तारीफ़ भी की थी पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की हवाले से जो काविशें या कोशिशें रही हैं पाकिस्तान की, और वो जो काबुल एयरपोर्ट पर हम देख रहे थे जो हमला हुआ था उसका कल्प्रिट पाकिस्तान की जानिब से हवाले करना अमेरिका के। सो उसके बाद क्या पाकिस्तान रिक्वेस्ट करके एक प्रेशर करवा सकता है एग्जर्ट ऑन काबुल ताकि ये जो मामलात हैं ये संजीदा तरीके से रिजॉल्व हों? देखिए हमने, मेरा तो अभी भी मानना ये है कि वे फॉरवर्ड है। मैं क्विकली आपके व्यूअर्स को एक डाटा बताता चलूं कि देखिए वियतनाम की और अमेरिका की जंग 21 साल जारी रही, 1954 से 1975 तक। 33 लाख इसमें वियतनामी मारे गए थे, 58,000 सिर्फ अमेरिकन मरे थे। लेकिन इस दौरान भी उनकी नेगोशिएशन कई साल तक चलती रही थी वेकेशन के लिए। एक क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 10 साल से दोहा में अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनका एक सरकारी दफ्तर माना गया है जो नेगोशिएशन करता रहा। उस वक्त भी वो दोहा में मौजूद था जब अमेरिका कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान को, और बातचीत दोहा में होती थी, जिसका मतलब है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर दफ्तर तो नहीं चल रहा था। तो अमेरिका का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो थ्रू आउट रहा है। अमेरिका को जरूर करना चाहिए, सऊदी अरब को जरूर इंगेज करना चाहिए, चाइना को जरूर इंगेज करना चाहिए जो इस वक्त ज्यादा इंसेंटिव देने की पोजीशन में है, बिकॉज सी पैक की वजह से, जैसे शाम साहब भी कह रहे थे कि सी पैक की वजह से उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपका 70% ट्रेड हमारे से है या इंडिया के थ्रू अगर हम वागा खोलेंगे तो उनके थ्रू है, तो आपको अपनी बेहतरी के लिए हमारे साथ नेगोशिएशन करके इसको कंक्लूड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक और चांस जरूर देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी चॉइस का नहीं है। इस पूरे पैकेज के अंदर सबसे अगर कोई खुश मुल्क है सेलिब्रेट कर रहा होगा तो वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो मेरा ख्याल है हमारी डिप्लोमेटिक एक अपर लेवल हो जाएगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी, लोग हमारी बात ज्यादा मानेंगे कि हम उनको पूरा चांस दिया है इससे पहले कि हम मिलिट्री ऑप्शंस पे जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।